आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो ई रूपी, प्रीपेड ई वाउचर। इन शब्दों का ध्यान रखना क्योंकि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आज हम अपने इस टॉपिक में करने वाले हैं। ये टॉपिक यदि आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप इसे लाइक करें और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। तो आइए, ये ई रूपी क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से ये काम करेगा, इन सभी पहलुओं पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये ई रूपी है क्या, इसको डेवलप किसने किया है, लॉन्च कब हुआ, इसके जो बेसिक फैक्ट है उन पर हम प्रकाश डालते हैं। ई रूपी क्या है? विकसित पहला भुगतान। मैंने इसके 3 एंगल निर्धारित किए हैं, और भी एंगल बनते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, कैशलेस है। कहने का मतलब यह है डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आपको पेमेंट किया जाएगा डिजिटल रूप से, कैश का कोई रोल नहीं है। और इसको जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है 2 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बात करते हैं इसको डेवलप किसने किया है। इसको डेवलप किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। ये ही यूपीआई लेकर आए थे, इन्होंने ही ई रूपी को डेवलप किया है। लेकिन इसमें इनका जो सहयोग किया है, आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से, वित्तीय सेवा विभाग प्लस स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सहायता से इन्होंने इसे डेवलप किया है। और इसका जो पहला भुगतान है मुंबई के एक निवासी के द्वारा किया गया है। आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले किस स्थान पर किया गया। निवासी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम नहीं पूछा जाएगा, स्थान पूछा जा सकता है। इसके नीचे लिख दीजिए मुंबई के एक निवासी के द्वारा। आपने डिजिटल करेंसी का नाम सुना होगा, बकायदा इसके लिए टी रविशंकर समिति गठित की गई है जो कि भारत में डिजिटल करेंसी पर काम कर रही है। और हो सकता है आरबीआई आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी भारत के लिए जारी कर दे। लेकिन ई रूपी डिजिटल करेंसी नहीं है। अखबार में इस प्रकार का एक शब्द मुझे देखने को मिला जो स्टूडेंट को दिग्भ्रमित कर सकता है। उसी दिशा में मैंने आपको ये बात कही है। वो शब्द क्या है, वो लाइन क्या है, ध्यान से लिखिए उसको। देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम, ध्यान रखें, देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। ये डिजिटल करेंसी नहीं है। इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में रचा बसा लेना, नहीं तो इतनी बड़ी गड़बड़ी कर सकते हो जो कि माफी योग्य नहीं होगी। डिजिटल करेंसी नहीं है, डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। डिजिटल करेंसी को लाने के लिए तो बकायदा टी रविशंकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसने आरबीआई को यह कहा है कि वो डिजिटल करेंसी लेकर आए, और आरबीआई उस पर काम कर रहा है। अभी डिजिटल करेंसी आई नहीं है। इसके माध्यम से तो हमें यह पता लगेगा कि भारत डिजिटल करेंसी के लिए कितना तैयार है। भारत का जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, क्या वो इसे एक्सेप्ट कर सकता है? उस दिशा में एक अनुमान हमारे सामने आएगा। ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। ये उसी तरीके का वाउचर है जो आपको फोन पे पर कई बार मिलता है। आप इसकी तुलना उससे कर सकते हो। कहते हैं ना, आपको गिफ्ट वाउचर मिला है। इस वाउचर के माध्यम से आप जब किसी शॉप से
पिज्जा लेने जाओगे तो उस पिज्जा पे आपको इतनी छूट मिलेगी। अब उस वाउचर से आप केवल पिज्जा पर ही छूट पा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पर नहीं पा सकते। इसी तरीके का सिस्टम ये ई रूपी है, हम करेंगे बात इसकी। और इसके अलावा जो एक बात और आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो ई रूपी है इसको जारी कौन करेगा? इसको जारी करेगा बैंक। और ध्यान रखना, सरकारी और निजी दोनों बैंकों को यह राइट्स दिया गया है। क्लियर होगी सारी बात? ये फैक्ट है, एक बात आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा ये ई रूपी काम कैसे करेगा। आइए एक ड्राफ्ट के माध्यम से समझते हैं इसको। यह काम कैसे करेगा? कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, आप सरकारी कंपनी भी कह सकते हो, कारपोरेट कह सकते हो, कोई संस्था कह सकते हो, सरकार कह सकते हो। ये आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, आपको पेमेंट करना चाहती है, धन देना चाहती है, तो ये क्या करेगी? बैंक के पास जाएगी। मतलब बैंक को इसकी जानकारी देगी कि हम ये पेमेंट इसे देना चाहते हैं। तो बैंक क्या करेगा? जारी करेगा ई वाउचर। ई वाउचर जारी करेगा। अब इसको ध्यान से समझ लेना, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। ये जो ई वाउचर है ये कैसे काम करेगा, क्या होगा? ध्यान रखना, इसके दो रूप होंगे। एक तो ये मैसेज के रूप में होगा, या क्यूआर कोड के रूप में होगा। आप भली भांति जानते हो क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर कोड के रूप में होगा। ये इसलिए किया गया कि यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो मैसेज के माध्यम से आपको ई वाउचर दिया जा सकता है, और यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको क्यूआर कोड के माध्यम से ई वाउचर दिया जा सकता है। ये वाउचर लाभार्थी को मिलेगा, और इस लाभार्थी की जो पहचान होगी ये मोबाइल नंबर से होगी। ऑब्वियसली बात है, इसके मोबाइल पर ही भेजा जाएगा। और इसकी खास बात यह है, इस ई वाउचर का इस्तेमाल केवल लाभार्थी ही कर सकता है। और उसी लाभ के लिए कर सकता है जिसके लिए इसे दिया गया है। जिसके लिए इसे दिया गया है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन से संबंधित कोई लाभ दिया गया, तो ये जो धन है जो कि ई वाउचर के रूप में है, उसका इस्तेमाल वो एजुकेशन में ही कर सकता है, मोटरसाइकिल खरीदने में नहीं कर सकता। समझे बात को, कि गवर्नमेंट जो पैसा देगी उसका इस्तेमाल जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि लाभार्थी ही कर सकता है, मतलब पर्सन स्पेसिफिक है। ये उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है, उसी लाभ के लिए कर सकता है, मींस पर्पज स्पेसिफिक है ये। तो पर्सन स्पेसिफिक, पर्पज स्पेसिफिक, ये ई रूपी का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो इस तरीके से ये ई रूपी काम करेगा। अब ये हमें कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करवाएगा उसकी मैं बात करूंगा। एक बात आप इसे नोट कर लें। एक बात और ध्यान रखना,
इसके लिए किसी ऐप की आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता नहीं है, डेबिट क्रेडिट कार्ड इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक लाइन लिख दीजिए, इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग व ऐप की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्य इससे पूरे होंगे। उद्देश्य आपके सामने है, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगा। मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो है पर्सन स्पेसिफिक होगा ये। और इसके अलावा एक बात और लिख लीजिए, इसका जो फायदा होगा, भ्रष्टाचार में कमी, बिचौलिया नहीं होगा कोई, पारदर्शी सिस्टम होगा पूरा, लीकेज फ्री डिलीवरी होगी इसके अंदर, टारगेटेड डिलीवरी होगी इसके अंदर, सीधा लाभार्थी तक पहुंच बनेगी, बीच में कोई नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, सरकार, संस्था, संगठन यदि किसी उद्देश्य के लिए धन देती है, अभी जो अपनों ने बात की थी, तो ई रूपी यह सुनिश्चित करेगा कि धन उसी काम में लगा है जिसके लिए राशि दी गई है। सेम वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी, भाई शिक्षा के लिए देंगे तो शिक्षा पर ही लागू होगा वो धन, सब्सिडी देंगे तो सब्सिडी पर भी लागू होगा, किसी योजना के लिए दे रहे हैं तो योजना पर ही लागू होगा, अन्य किसी भी माध्यम में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होगा, केवल उसी माध्यम के लिए इस्तेमाल होगा जिसके लिए ई वाउचर बैंक ने जारी किया है। और ये डिसाइड कौन करेगा, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, संस्था भी हो सकता है, संगठन भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट, इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं ना कि पर्पज स्पेसिफिक, ये कुछ बातें हैं जो कम शब्दों में हमें सारी बात बता देती है। अब आप देखिए, थोड़ा सा गौर करें, पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक, इन चार शब्दों ने इन दोनों पॉइंट्स को कवर कर दिया। यही ताकत आपको मेंस में क्लियर कराएगी। ध्यान रखना, आरएस मेंस, आईएएस मेंस की जो तैयारी करते हैं उनमें यही ताकत एग्जामिनर देखता है। आइए, तीसरा क्या है, भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज होगा, बढ़ावा मिलेगा। अब इस ट्रांजैक्शन का क्या फायदा है, इसके भी अपने अलग फायदे हैं। आइए कुछ फायदे देख लेते हैं। कैश पर डिपेंड कम होगा, भारत कैश पर डिपेंड नहीं रहेगा, सब डिजिटल हो जाएगा। यह भी अपने आप में एक बेहतरीन कदम है, क्योंकि कैश को संभालना भी अपने आप में एक चुनौती होता है। अपने कभी पिता से या बुजुर्गों से पूछना कि पुराने समय में 1 लाख रुपए भी यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने होते थे, तब उसको ले जाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो उसके साथ जाते थे और अपने साथ में अस्त्र शस्त्र लेके जाते थे, पता नहीं बीच में क्या हो जाए। तो इतनी समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता था। लेकिन अब 1 लाख रुपए व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है और पास बैठे वाले को पता भी ना लगे। तो कैश पर डिपेंड कम होगा। दूसरा, हमें कुछ कॉस्ट भी कम लगेगी। कॉस्ट कम कैसे लगेगी, अभी हम प्रिंट कर रहे हैं नोट को, तो जो प्रिंटिंग होती है उस पर खर्चा ज्यादा लगता है, मैन पावर भी ज्यादा लगती है। वो लागत जो है हम कम कर देंगे, इससे सरकार के पास पैसा बचेगा जिसका इस्तेमाल सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर सकती है। एक लाइन लिख दीजिए, प्रिंटिंग पर
लगने वाली कॉस्ट, लागत बचेगी। और ये कह सकते हो कि जो लंबी बोरिंग प्रक्रिया होती है उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। आप खुद देखिए, क्या आप बैंक जाते हो? बैंक जाओगे, वहां से पैसा निकालने जाओगे तो लाइन में लगना पड़ेगा, वाउचर भरना पड़ेगा, सब काम आपको करने पड़ते हैं। आज आपके हाथ में मोबाइल है, कैशलेस है, आप फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर देते हो। तो आप देखिए कितनी सहूलियत है। तो तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, लंबी प्रक्रिया से छुटकारा। अब आप देखिए, जैसे बैंक है, आपको यदि बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है तो आप तभी जाओगे जब बैंक खुलेगा, तभी आप बैंक में ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन अब क्या है, आज के टाइम क्या है, आप घर बैठे पैसा जो है अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। और तो और, जैसे आपको अपने किसी रिश्तेदार जो कि अमेरिका में बैठा है उसको आपने पेमेंट करना है, तो हमारा टाइम जोन और अमेरिका का टाइम जोन दोनों तो अलग अलग है। आप समझते होंगे कि यहां दिन है तो हो सकता है वहां शाम हो, कुछ नहीं कह सकते। तो टाइम जोन से छुटकारा मिलेगा। एक लाइन लिख दीजिए, टाइम जोन से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं विभिन्न देशों में घटित भी हो चुकी है कि हम जो पैसे ट्रांसफर करते हैं उसको बीच में ही साइबर क्राइम के माध्यम से हड़प लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति पिछले कुछ समय से आप अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे। अब टाइम जोन की कोई बाधा नहीं है, इस कारण से हम रात को 12 बजे भी कहीं भी ट्रांसफर करना हो हम कर सकते हैं। तो ये कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन के फायदे हैं जो मैंने 4 पॉइंट्स के रूप में आपको बताए हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं हल्की सी बात करूंगा कि ई रूपी डिजिटल करेंसी से अलग कैसे है, हालांकि ओरली आपको मैं बता चुका हूं। ई रूपी डिजिटल करेंसी से अलग कैसे है, आइए। एक तो क्या है, यह ई वाउचर पेमेंट सिस्टम है जो डिजिटल करेंसी से अलग है। अब ई वाउचर पेमेंट सिस्टम है, ये अलग होता है, डिजिटल करेंसी अलग होती है। दूसरी बात, इससे यह आंकलन किया जाएगा कि भारत का डिजिटल पेमेंट इंफ्रा डिजिटल करेंसी के लिए कितना तैयार है। यहां पर आपको मैं बता दूं, हालांकि ओरली मैंने बता दिया था, टी रविशंकर समिति, इस समिति का आपने ध्यान में रखना है, यह अच्छा क्वेश्चन है। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, टी रविशंकर समिति है। अध्यक्ष बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, टी रविशंकर इसके अध्यक्ष होंगे जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। आपको यह ध्यान रखना है कि इस समिति का जो संबंध है भारत में डिजिटल करेंसी को लाने से है। आप कह सकते हो कि यह समिति भारत में डिजिटल करेंसी लाने के लिए काम कर रही है। बकायदा इसने आरबीआई को निर्देश भी दे दिए हैं और आरबीआई इसके लिए प्लान भी तैयार कर रही है। अब आने वाले समय में यह किस रूप में हमारे सामने आता है, यह भविष्य के गर्भ में है। एक लाइन लिख दीजिए यहां पर, यह समिति भारत में
डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रही है। आपको बता दूं कि दुनिया के जो 86% देश है, 100 में से 86 देश इस पर विचार कर रहे हैं कि वो अपने देश में डिजिटल करेंसी लेकर आए, मतलब करेंसी को बदले, वो ई करेंसी लेकर आए। और 14% देशों ने तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू भी कर दिया है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि वर्तमान में इसकी ग्लोबल डिमांड कितनी है। तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। इसका सबूत आपके सामने है। टी रविशंकर समिति, ये इसी के लिए गठित की गई है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने ई रूपी को आधार मानकर कुछ बातें डिजिटल करेंसी पर की। अपने आप में महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में और भी कई क्वेश्चन हमारे सामने उभर कर सामने आएंगे। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको बता दी जाएगी। फिलहाल ये बातें आप जमीनी तौर पर तैयार रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।